नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दुनिया इस वक्त एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। कोरोना नाम की इस महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त भी ट्रेन और प्लेन बंद नहीं हुए थे, लेकिन इसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में लाकर रख दिया है। 4 लॉकडाउन हमने देखे, अब हम अनलॉक हो रहे हैं। ऐसे में क्या है सरकार की प्रायोरिटी? समाज के तौर पर हमको क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है और सरकार का क्या विजन है आने वाले समय के बारे में, और साथ ही साथ इस पर जो राजनीति हो रही है उसको सरकार कैसे देखती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कानून और आईटी मामलों के यानी 2 महत्वपूर्ण मामलों के मंत्री है। रविशंकर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज नेशन पर। सबसे पहला मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर ही है। राहुल गांधी ने पहले कहा कि लॉकडाउन फेल हो गया, अब अनलॉक जब होने लगे तो उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपने 500 पेशेंट्स पे तो लॉकडाउन कर दिया, अब जब 2 लाख के आसपास है तो अनलॉक क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि सरकार ने अनलॉक किया है? और दूसरी चीज, क्या उनका एक क्रिटिसिज्म सही है कि लॉकडाउन फेल हो गया? दीपक जी, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं टेलीविजन की दुनिया के। आपने आरंभ में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि कोरोना में जो दुनिया बदली है वो आज तक नहीं हुई थी। इसकी कोई दवा नहीं है, दुआ है, और ये दुनिया में हर जगह फैल गया। लेकिन एक बात मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर चीन को हम निकाल दें, क्योंकि चीन के बारे में सही संख्या नहीं आ पाती है, तो दुनिया के 15 देश जहां कोरोना बहुत बड़ी संख्या में है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्राजील, तो इन 15 बड़े देश जहां कोरोना है उनकी आबादी है 142 करोड़। 15 देश की आबादी 142 करोड़, और आज सुबह तक का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, लगभग 6 लाख से ऊपर लोग मरे हैं इन 15 देशों में। भारत की आबादी है 142 करोड़, 137 करोड़, और भारत में आज सुबह तक कितने लोग मरे हैं? 6075 लोग। और ठीक होने वालों की संख्या भी 1 लाख से ऊपर है, 48% है। फिर रिपीट करूंगा, 15 देशों की कुल आबादी 142 करोड़, मरने वालों की संख्या 6 लाख प्लस। भारत की आबादी 137 करोड़, मरने वालों की संख्या 6075 तक, और लगभग 91,000-95,000 ठीक हुए, 48%। यह क्या दिखाता है कि लॉकडाउन की हमारी नीति सही हुई, हम इसको रोक पाए, पूरा नहीं रोक पाए। और बाकी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, प्रदेश काम कर रहे हैं, केंद्र काम कर रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, और पूरा देश जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। अब मैं आता हूं राहुल गांधी पर, और थोड़ा मुझे बस 1 मिनट दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब करूंगा। राहुल गांधी ने लॉकडाउन का विरोध किया कि नहीं किया? लेकिन पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री उनके कांग्रेस के हैं, उन्होंने उनकी बात मानी क्या? उन्होंने लॉकडाउन ही नहीं किया, कर्फ्यू भी लगा दिया, और अभी उन्होंने 30 जून तक लॉकडाउन कर दिया। राजस्थान सरकार उनकी बात मानती है क्या? नहीं मानती, उसने भी लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया। आपके महाराष्ट्र मानते हैं क्या? तो अगर आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते हैं लॉकडाउन पर, तो क्या मतलब है इसका? क्या तो आपके तर्क में वजह नहीं है, या आपकी बात को गंभीरता से लेते नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, आप आलोचना कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड तो यह था कि राहुल गांधी के चलते भीलवाड़ा मॉडल सक्सेसफुल हुआ और भीलवाड़ा कोरोना मुक्त हो पाया। आप कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मानते। अशोक गहलोत ने वही मान के तो भीलवाड़ा मॉडल लगाया था, यह कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। ये आपको एक बार अपने चैनल पर वो जो एक सरपंच गुज्जर का ट्वीट है वो दिखा देना चाहिए, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। उसने कहा भिलवाड़ा मॉडल भिलवाड़ा की जनता के कारण सफल हुआ है, और राहुल गांधी की माता जी ने अपने बेटे के नाम पर कह दिया कि मेरे बेटे ने इस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, क्या राहुल गांधी ने ट्वीट करके नहीं कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने
वायनाड में जो काम हुआ है केरला में उसकी तारीफ की है। ये बिल्कुल गलत बात थी, झूठ बात थी। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने जो केरला में 8-9 रेड एरिया डिक्लेयर किए थे उसमें वायनाड भी था, तो इसका अब हम क्या जवाब दें। और तो और इनकी बहन है, जिनकी बहन पर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, उसके लिए योगी जी काफी हैं। कैसे बस भेजे गए, उस पर क्या हुआ, क्या नंबर था गाड़ी का, टेम्पो का, ट्रक का, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। दूसरा बड़ा सवाल, उन्होंने कहा था आर्थिक पैकेज मांगा था, कांग्रेस के नेताओं ने मांगा था, पी चिदम्बरम ने मांगा था, सरकार ने दिया, लेकिन कांग्रेस का साफ साफ आरोप है कि इससे गरीबों के हाथ में कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं एक शब्द यूज करूं तो वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आई वॉश। उन्होंने कहा ये सिर्फ झुंझुना है और उनकी मांग है कि 7500 रुपए गरीबों के खातों में दिए जाएं, जिससे आगे की अर्थव्यवस्था चल सके। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उनके कुछ नेतागण, इसके लिए तो उनकी तारीफ की जाएगी, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते हैं। हाँ दीपक जी, छोड़िए इस बात को। अगर हमसे सवाल पूछने के पहले राहुल गांधी एक बात का जवाब दे दे, उनकी कांग्रेस सरकार क्यों नहीं देती है अपने लोगों को? और ये बात मैं आपके सामने बहुत गंभीरता से रख रहा हूं। फिर अच्छा लगता है वो कहते कि चाहे पंजाब और राजस्थान हो, हमारे लोगों ने करके दिखा दिया, अब आप करिए। तो आपके मुख्यमंत्री आपकी वो भी बात नहीं मानते हैं। चिदम्बरम साहब समझाएं उन मुख्यमंत्रियों को, अपने अंग्रेजी के तर्क रखें उनके सामने। अब जहां तक सवाल है, देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, मोदी ने अनाउंस किया। इनकी मांग करने के पहले 1,47,000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए अनाउंस किए, और आपको उस पर चाहे आपको मालूम है 20 करोड़ अपनी माताओं के लिए 500 रुपया, उसमें आपके 80 करोड़ गरीबों के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और दाल, 1 किलो दाल। अब इतने प्रवासी गए हैं, इन सबों को 3 महीने का फ्री भोजन, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और दाल, ये व्यवस्था की गई। मैं बेरोजगारी पर रहा हूं, आर्थिक संकट पर रहा हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने प्रवासियों की बात की, सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरह की तस्वीरें प्रवासियों की आई, कोई अपने बच्चे को खींच के ले जा रहा है स्ट्रॉली पर, यानी जो सूटकेस होता है उस पर, कोई पैदल चल के जा रहा है। दरभंगा की एक बेटी जो है अपने पिता, जिसकी पैर खराब हो गई थी, लगभग 1200-1300 किलोमीटर चला के ले गई। क्या मजदूरों के या प्रवासियों के व्यवस्थान के मामले में सरकार पूरी तरह असफल रही, या सरकार को अंदाजा ही नहीं था कि माइग्रेशन इतने लेवल पे होगा? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इन तस्वीरें से सबको पीड़ा होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं और ये एक ऐसी पीड़ा है जिसका हमें निदान और समाधान करना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर भारत पर आऊं और प्रधानमंत्री के आह्वान पर आऊं, उससे पीछे एक और सवाल है। मिसेस गांधी ने, जो कांग्रेस की अभी अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक CWC मीटिंग के वक्त कहा था कि बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है। उन्होंने इस आधार पर कहा था क्योंकि तबलीगी जमात के मौलाना साहब जो हैं, उनके चलते जितनी दिक्कतें देश को हुई हैं, कई ऐसे राज्यों में कोरोना पहुंच गया जहां पर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्या वाकई इसके जरिए बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही थी? आप मुझे यह बताइए, इस तरह इस समय, इस चुनौती भरे और पीड़ा के समय, यह टिप्पणी कम्युनल वायरस फैलाती है कि नहीं? मुझे यह बता दीजिए। मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस चुनौती भरे समय में इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित है? आपके चैनल पर दिखाया नहीं गया कि डॉक्टर गए थे यूपी के एक गांव में एक कोरोना के पीड़ित को निकालने के लिए, तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए? आपके चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया कितनी जगह पर तबलीग के लोगों को जब अलग अस्पताल में आइसोलेट किया गया था तो उन्होंने नर्सों के ऊपर टिप्पणियां की, फब्तियां कसी? ये सब तो आपने दिखाया है ना। तो इसमें कौन सी कम्युनल बात है? इस देश में कोरोना की लड़ाई में सबको सहयोग करना है और जो इसका विरोध करने की कोशिश करेगा, सख्ती की जाएगी। ये मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। इसके अलावा एक और मुद्दा था, अगर किसी को सांप्रदायिकता की बू लगती है
जी बताएं। मैं ये जानना चाह रहा था, कांग्रेस के नेता और बाकी लोग बार बार ये आरोप बोले लगाते दीपक थे जी, कि बोले। मौलाना साहब को इसलिए छोड़ रखा है ताकि ये मामला खींचते रहे, बार बार मीडिया में आते रहे और बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल पोलराइजेशन के लिए करती रहे। सवाल यह है, आप देश के कानून मंत्री है, कानून तोड़ने वाला एक शख्स जिसका नाम मौलाना साद है और एक तबलीगी जमात का मुखिया है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? वो शिक्षे के पीछे क्यों नहीं है? आप खुद वकील है, उन पर 304 लगी है जो बहुत गंभीर धारा होती है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आज चार्जशीट फाइल हो गई कि नहीं? उनके पूरे फॉरेन मनी का ट्रेल सामने आया है कि नहीं? आप मुझे बता दीजिए। हम कानून से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अब ये पुलिस का काम है, पुलिस तय करेगी उनको कब गिरफ्तार करना है, कैसे करना है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप खुद आईटी के मंत्री हैं, आप सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर कई सारे आपने नियम और कानून बनाए हैं, नए नियमों की संरचना की है, संसद में नए कानून बनाए। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, अमेरिका की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा धड़ा है जो लोगों को भड़का रहा है कि अमेरिका भारत में रिपीट हो। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ट्वीट आपकी जानकारी में भी आए होंगे। साथ ही साथ कल रात ये भी खबर आई थी कि शाहीन बाग का धरना फिर से बैठाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते वहां पर पुलिस लगाई गई है। मंत्री के तौर पर आपका क्या मानना है? क्या शाहीन बाग फिर से बैठेगा? और ऐसे लोगों को सरकार क्या कहना चाहेगी जो अमेरिका को भारत में रिपीट करने के दिन में सपने देख रहे हैं? देखिए, जो लोग ये दिन में सपने देखते हैं वो सपने सफल नहीं होंगे। जो लोग शाहीन बाग की बात कर रहे हैं तो पुलिस उसकी व्यवस्था करेगी, सक्षम है। लेकिन भारत को कमजोर करने वाले लोग कुछ हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। आखिरी सवाल, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत। हम में ये कैपेसिटी है, हम में ये कैपेबिलिटी है और शायद हम इस आपदा को एक अवसर बना ले। लेकिन उसमें बीच में चाइना आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा माल की डंपिंग चाइना से होती है। क्या मंत्री के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर आपका मानना है कि चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल, चाइना को लेकर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि सरकार चाइना पर क्या हो रहा है सीमा पर इसका खुलासा करे। आपका क्या मानना है? क्या उनकी ये टिप्पणी जायज थी और क्या चाइनीज सामान का बहिष्कार होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी की चीन पर, जो व्यक्ति अपने पारिवारिक विरासत के कारण ही इस स्थान पर हैं, उनकी क्षमता के बारे में कभी आपसे चर्चा करेंगे। जो एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, जो एक प्रधानमंत्री के पोते हैं और जो भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के पर पोते हैं, उनकी टिप्पणी उचित है क्या? क्या देश की स्ट्रैटेजिक सेफ्टी और सिक्योरिटी, सामरिक क्षमता और सुरक्षा की बातें पब्लिक में की जाती हैं क्या? आप पहले एक बात समझिए। जहां तक दूसरी बात है, मैं आपको एक बात कहूंगा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जिसकी चर्चा की, आत्मनिर्भर भारत किसी देश के खिलाफ में नहीं है। आत्मनिर्भर भारत है, भारत अपनी क्षमता बढ़ाए, अपनी प्रतिभा बढ़ाए और दुनिया के ग्लोबल सिस्टम का एक प्रभावी पार्ट बने, सप्लाई चेन में, मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए भारत में वो क्षमता है। और मैं किसी देश का नाम लिए बिना कहूंगा कि प्रधानमंत्री की अपील और देश के अंदर की भावनाओं के अनुरूप यह अवसर और आ रहा है और बनेगा। कोरोना के बाद भारत का अवसर है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन चलते चलते एक लाइटर नोट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल की यानी मुजफ्फरपुर की लीची खाना चाहता हूं तो मैं कहां संपर्क कर सकता हूं पोस्ट विभाग में? बिल्कुल, मैं बिहार के पोस्टल विभाग को कहूंगा कि देश के अनुभवी टेलीविजन पत्रकार संपादक दीपक चौरसिया के पास बिहार की लीची पहुंचाई जाए और उनसे पेमेंट भी लिया जाए। बिल्कुल, पेमेंट लिया जाए। ये सबसे अच्छी बात कही आपने। आप हमसे जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें करी हमसे, हमको बताया विस्तार से कि वाकई सरकार आगे क्या सोच रही है। तो विकट काल है, कोरोना काल है, ऐसे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे हमारे साथ समय साझा किया। चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपदा को अवसर में बदल लेना
ये एक व्यक्ति की काबिलियत होती है और मेरे ख्याल से हम सब हिंदुस्तानियों को अभी इसी काबिलियत पर काम करना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।